This conference will now be recorded. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में हम ऑनलाइन लेक्चर कोविड-19 पार्श्वभूमि में ले रहे हैं और आज चरक संहिता पूर्वार्ध निदान स्थान का तृतीय अध्याय का तीसरी श्रृंखला यानी थर्ड चैप्टर हम देख रहे हैं और आज विस्तारतया हम तीसरा निदान स्थान का अध्याय गुल्म निदान अध्याय पूरा कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो हम कल के लेक्चर में कफज गुल्म या चरकाचार्य जी ने श्लेष्म गुल्म ऐसा शब्द प्रयोग किया है। इह खलु पंचगुल्माः भवन्ति वातगुल्माः पित्तगुल्माः श्लेष्म गुल्मे निचय गुल्माः शोणित गुल्म इति। ऐसे तीसरे ही श्लोक में चरकाचार्य जी संख्या या टाइप्स भेद गुल्मों की बताते हैं। हालांकि अष्टांग संग्रहकार उसको बाह्य गुल्म और आभ्यंतर गुल्म, जो हम आज लास्ट में देखेंगे, ये भी कैटेगराइजेशन करते हैं, लेकिन मूल विषय वस्तु चरक संहिता होने के कारण हम मूल जो फोकस करेंगे वह चरक संहिता और चक्रपाणि दत्त जी की टीका को करेंगे। तो कफ गुल्म तक हमने कल बात देखी थी, उसके आगे हम आज देखेंगे। आपके जो भी प्रश्न है कृपया आप चैट बॉक्स में डालते जाइए ताकि लेक्चर खत्म होते ही हम लास्ट 10 मिनट में उनके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करें। तो शोणित गुल्म, तो जैसे कि वात गुल्म, पित्त गुल्म और श्लेष्म गुल्म, निचय गुल्म, इन चारों का वर्णन करने के बाद 13वें श्लोक में शोणित गुल्म यानी रक्तज गुल्म की व्याख्या करते हैं। शोणित गुल्माः तु खलु स्त्रिया एव भवति न पुरुषस्य गर्भ कोष्ठ आर्तव आगमन वैशेषा। तो ये विशिष्ट गर्भकोष्ठ या गर्भाशय यह एक अवयव विशेष होने के कारण और आर्तव आगमन ये दूसरा स्त्री विशिष्ट शरीर में भाव रहता है और इसलिए स्त्रिया एव भवति यानी केवल स्त्री शरीर में शोणित गुल्म होता है। इसके साथ अन्य कारणों में पॉजिटिव फैक्टर्स में प्रत्येक स्त्री को नहीं होने वाला, क्योंकि प्रत्येक स्त्री को सर्वसामान्य रीत्या गर्भकोष्ठ आर्तवागमन ये भगवान ने दी हुई जो आशीर्वाद है वो तो है, लेकिन हर एक स्त्री को शोणित गुल्म नहीं होने वाला। वह स्त्री या ऐसी स्त्री जो आगे के जो कारण है उनका बार बार अगर सेवन करती है, आहार विहार, ठीक है, तो उसी को शोणित गुल्म होगा। पारतंत्र्यात् अवैशारद्यात् सततम उपचारात् अनुरोधाद् वा वेगान अनुदीर्णान उपरुंधत्या, ठीक है, तो पारतंत्र्य होने की स्व के या अपने खुद के विचार से स्वातंत्र्य एज अ कंपैरेटिव टू मेल, the females are having less independence. So पारतंत्र्यात का अर्थ इस पद्धति से हम जान। अवैशारद्यात यानी अज्ञानवश, यानी उसको ज्ञान कम है ऐसी बात नहीं, वह विशिष्ट यानी वेगों का धारण नहीं करना है या अपने शरीर के ऊपर ख्याल रखना है वगैरह, जो भी अज्ञान है वो स्त्री विशिष्ट अवयवों के बारे में, उसके कारण सततम उपचारात यानी हर बार स्त्री जो है वो अपने भाइयों की, माता पिता की, उसके बाद पति की, सास ससुर की, बच्चों की सेवा करती रहती है और इनके कारण वह अनुदीर्ण वेगान अनुदीर्ण यानी जो उदीर्ण नहीं करने चाहिए ऐसे वेग और जिनका धारण करने चाहिए ऐसा वेग, यानी दोनों ही धारणीय और अधारणीय वेगों का जो है वह उल्लंघन होता है। आगे बताया है आम गर्भे यानी आम गर्भ यानी मिसकैरेज अगर उस स्त्री का हुआ है तो, उसके बाद अपि अचिरपतिते अथवा, तो अचिरपतिते इसका अर्थ क्या लेना चाहिए,
तो मेरे ख्याल से जो अगर प्रेगनेंसी जो है वो ज्यादा दिन तक वो रही है तो आगे बताया है ऋतौ वा वात प्रकोपनानि असेवमानयाः क्षिप्रवातं प्रकोपम आपद्यते। क्षिप्रम वाताः प्रकोपम आपद्यते। तो आमगर्भवद का स्राव प्रसूति के तत्काल बाद अथवा ऋतुकाल में वात प्रकोप अचिर प्रजातया यानी प्रसूति के तत्काल बाद अगर कोई वात प्रकोपक घटना घटती है तो या आहार विहार का सेवन करती है तो शीघ्र ही वायु प्रकोपित तो हो जाती है। तो ये बात जो है वो हम कल तक देख चुके। आगे जाएंगे। शोणितगुल में स्त्रिया एव इति वचनात् एव न पुरुषस्य इति लब्धे, इसका अर्थ हमने कल इस टीका में देखा था। और कफो वाते जितप्राये पित्तम शोणितमेव च यदि कुप्यति वा तस्य क्रियमाणे चिकित्सिते। इन श्लोकों से हमने कल क्या जाना था कि रक्तजा गदाह इति उत्तम सूत्र स्थान अध्याय 24 में जो रक्त प्रदोषज विकार या रक्त धातुगत व्याधि दिए हैं उनके बारे। तो चक्रपाणी दत्त इसके ऊपर स्पष्टतया लिखते हैं, जो हमने भाग पहले से पारतंत्र वगैरह देखा है, इसलिए उचित चिकित्सा द्वारा कफवात के नष्ट हो जाने पर भी यदि गुल्म नष्ट न हो तो उस अवस्था में रक्त या पित्त की वृद्धि होने पर जिस दोष की प्रधानता होती है उसकी ही चिकित्सा करनी चाहिए। तो चिकित्सा स्थान अध्याय 5वां जो है वो गुल्म चिकित्सा अध्याय है चरक संहिता का, और उसे उसकी चिकित्सा बताते वक्त ये स्पष्ट करते हैं चरकाचार्य कि कफो वाते जित प्राये, इसका अर्थ है उचित चिकित्सा द्वारा कफ और वात के नष्ट हो जाने पर यदि गुल्म नष्ट ना हो तो उस अवस्था में रक्त या पित्त की वृद्धि होने पर जो दोष प्रधान रहेगा उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। अभी जो पारतंत्र आदि हेतुत्रयम वेग विधारणे, तो ये जो टीकांश आप देख रहे हैं, देखिए पारतंत्र आदि हेतुत्रयम वेग विधारणे, इसके ऊपर हम अभी प्रकाश डालेंगे। पारतंत्र का अर्थ है स्वतंत्र न होना, अवैशारद इसका अर्थ है अज्ञात, और सतत उपचार यानी हमेशा वह दूसरों की सेवा में लगी रहती है और उसके कारण वेग विधारण होता है। ठीक है। ये तीन कारण जो है वो वेग विधारण में हेतु बताए हैं। और आपको पता है कि वेग धारण और उदीरण ये दोनों ही क्रियाएं परमोच्चवात दोष का प्रकोप करती है। तो परतंत्रता के कारण भी स्त्रियां जो है प्रायः अधारणीय वेगों के धारण करती है। तो चक्रपाणी दत्त यहाँ बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि अवैशारद्यम अज्ञानम तेन वेग विधारणेन महान व्याधि भवति इति अज्ञानात् वेग विधारयन्ति। तो अज्ञान कौन सा है? बाकी चीजों के बारे में नहीं। तो यहाँ बता रहे हैं कि वेग विधारण से बड़ी व्याधियां या गंभीर व्याधियां होगी, यह अज्ञान उसको होता है। तो ये अवैशारद्य का अर्थ लेना चाहिए। उपचारात अनुरोधात इति भर्त्रादि उपचार परत्वात्, उपचार यानी सेवा करना, और भर्त्रादि यानी पति इत्यादि। अभी आगे ये जो श्लोक आते हैं ये विशेषतया आगे की संप्राप्ति का भाग वर्णन करते हुए है, उसकी टीका है, तो उस वक्त उसको देखेंगे। आगे है सप्रकुपितो योनि मुखम अनुप्रविश्य आर्तवम उपरुणद्धि। तो ये संप्राप्ति शोणित गुल्म की जो है वह बताते हुए आगे के श्लोक है। तो विशेषतया मासी मासी तद आर्तवम उपरुध्यमानम कुक्षिम अभिवर्धयति। तो क्या हो जाता है? ये सप्रकुपितो यानी इन कारणों से प्रकुपित वात दोष जो है वह योनि मुख में प्रवेश करके आर्तवम
ऊपर उन्नति यानी आर्तव को अवरुद्ध कर देता है। और आगे क्या बताया है, मासी मासी यानी प्रत्येक मास में, प्रत्येक महीने में जो आर्तव है वो कुक्षी को वृद्ध करता है। ठीक है, इस पद्धति से वो मासी मासी रजस्री नाम आपको क्रिया शारीर में आप देख चुके हैं, रचना शारीर में देख चुके हैं कि ये जो है वो नैसर्गिक शुद्धिकरण है। गर्भधारणा के लिए प्रत्येक मास में ये आर्तव की जो व्यवस्था की गई है वो गर्भशैया तैयार होती है। और गर्भशैया का उपयोग अगर न हुआ यानी कंसेप्शन नहीं हुआ तो वह जो है वो गर्भशैया की तैयारी जो है वो आर्तव रूप से यानी रजस्राव के, आर्तव स्राव के रूप में वो शरीर की शुद्धि करती है। हर मास में ये क्रिया घटती है। ये क्रिया वायु की वजह से बाधित हो जाती है और कुक्षी का अभिवर्धन होता है। कुक्षी का अर्थ यहाँ पे लोअर एब्डोमेन ले और विशेषतः गर्भाशय, जिसके कारण आगे क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, तस्या शूल कास अतिसार छर्दी अरोचक अविपाक अंगमर्द निद्रा आलस्य स्थैमित्य कफ प्रसेकाः समुपजायन्ते। तो ये लक्षण उसके साथ उत्पन्न होते, कुक्षी की अभिवृद्धि होती है। ये हो गया। आगे स्त्री के उदर में शूल कास अतिसार छर्दी अरोचक विपाक अंगमर्द निद्रा आलस्य, ये आप शब्द सभी पता है आपको। स्थैमित्य, अभी स्थैमित्ता का अर्थ देखिए, सुप्ति अलग है, सुप्ति इज नमनेस और स्थैमित्य जो है वो एक प्रकार का कोल्ड सेंसेशन है। यानी आप अगर समझ लीजिए कि आपके हाथ में आइस क्यूब है, बर्फ का गोला है और बहुत समय तक आपने वो रखा, ठीक है, और फिर छोड़ा, तो वो जो स्थिति हाथ की या उस अवयव की हो जाएगी, वह स्थैमित्य से आप इमेजिन कीजिए। उसके बाद कफ प्रसेका यानी एक्सेसिव सलाइवेशन होगा। जो भी बोधक कफ या सलाइवा है मुंह में, ओरल कैविटी में, वो सलाइवेशन एक्सेस होगा। ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, समुपजायन्ते। आगे और लक्षण बताए हैं जो दर्शन परीक्षा से समझ सकते हैं हम। स्तनयोश्च स्तन्यम, ठीक है, तो स्तनों में स्तन्य का निकलना। ओके, तो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो फॉर्मेशन थोड़ा बहुत होता है। ओष्ठयोः स्तनमंडलयोः च कार्ष्ण्यम, दो स्थान बताए हैं। स्तनमंडल यानी एरियोला ऑफ द निपल, ये कहेंगे हम, और उसके बाद में ओष्ठ, ये दोनों स्थान टैन हो जाते हैं या उसका कृष्ण वर्ण कार्ष्ण्य कलर, ये वात प्रकोप का लक्षण है। आंखों में आगे बताया है, अत्यर्थम ग्लानि चक्षुषोयो चक्षुषोः, तो आंखें जो है अत्यंत ग्लानि युक्त हो जाती है, जैसे नींद आ रही हो, झपकियां आ रही हो। आगे बताया है मूर्छा। आपको पता है मूर्छा क्या है, तो ये ठीक है, चक्कर नहीं, हम क्या चक्कर आना या मूर्छित हो जाना, क्या कह सकते हैं उसको, शुद्ध जो है कॉन्शियसनेस गवा बैठते हैं व्यक्ति। दवरुधा, ये आप रचना शारीर विषय में विस्तार से देख चुके हैं। दवरुद क्या है, तो जैसे गर्भधारणा शरीर में होती है तो गर्भ अपनी इच्छाओं को माता के द्वारा प्रकट करता है। गर्भ का हृदय और माता का हृदय, दो हृदय वाली वह माता हो जाती है उस वक्त, इसलिए, और वह इच्छाएं प्रकट करता है गर्भ अपने माता के द्वारा, उसको दवरुद कहते हैं। तो वह भी आ जाते हैं उसमें। श्वेतुश्च पादयोः, तो ये पादयोः यानी दोनों पैरों में सूजन आती है, शोथ उत्पन्न होता है। ईशच्च उद्गमो रोमराज्याः, रोमराजी का ईषद उद्गम होना, तो ये क्या है, स्मॉल हेयर्स की जो लाइन है वो अम्बिलिकस से लेके प्यूबिस तक वहां पे दिखाई देती है। योन्याः च आटलात्वम, सॉरी अटालत्वम, तो ये स्थिति है विशेषतः डायलिटेशन वजाइना का जो है वो समझाने के लिए। पीछे
दुर्गंधम आस्रावश्च उपजायते। योनि मुख से दुर्गंधित स्राव निकलता है। केवलाः च अस्या गुल्माः पिंडित एव स्पंदते। ये जो गुल्म है, शोणित गुल्म, ये पिंड की तरह पड़ा है, जैसे मानो प्रतीत होते हैं। अर्थात संपूर्ण जैसे पूर्ण जो है वो गुल्म पिंड की तरह जो फटकता है, वो आभास ये सब लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे गर्भधारणा हुई हो। अगर्भान गर्भिणीम इति आहु मूढ़ाः। उस गर्भरहित स्त्री को देखकर कुछ अज्ञानी, अज्ञान है अर्थात चिकित्सक की संहिता है, चिकित्सा समझा रहे हैं, तो कुछ वैद्य कुछ भी जो है वह उसको, उस स्त्री को गर्भिणी समझते हैं, यह सब लक्षण देख के। ठीक है, गर्भधारणा के लक्षण शास्त्र में बताए। तो ये पूरी आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट के माध्यम से दिया। देखिए, हेतुओं का सेवन हुआ, वेग धारण का विधारण का 3 कारण बताए, पारतंत्र्य, अवैशारद्य और सततम उपचाराद्वा। ये 3 कारणों से वेग विधारण होता है, वायु का अत्यंत प्रकोप होता है, और वह स्त्री विशिष्ट आहार विहार का सेवन करती है, वो भी हमने देखा। तो वह योनि मुख में वायु प्रवेशित करके फिर वो आर्तव को अवरुद्ध कर देता है, गर्भकुक्षी को बढ़ाता है, कुक्षी को बढ़ाता है, गर्भाशय को बढ़ाता है। तो यहाँ पे वो डिटेल्स भी हेतु के दिए हैं हमने। और फिर वो एग्रेवेटेड जो वात है या बढ़ा हुआ वात जो है, वो जैसे मैंने बताया कि कुक्षी का एनलार्जमेंट करता है। ठीक है, और फिर ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। और एक तो अन्य ग्रंथों में भी बाकी फीवर, कफ, पेन, बॉडी एक, ये सिम्टम्स दिए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स है, और प्रेगनेंसी रिलेटेड खास करके हमने जो देखे दवरुद इत्यादि। तो अमेनोरिया भी सिम्टम आ जाता है, यानी जो मासी मासी स्राव होता है, आर्तव स्राव, वो भी प्रक्रिया बाधित होती है। इस तरीके से देखिए, ये चार्ट आपको दिखाने का, ये स्लाइड दिखाने का मेरा पर्पज ये था कि आप इन सिम्टम्स को अगर ग्रुप वाइज ध्यान में रखें, जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं, अन्नमय स्रोतस के बारे में क्या होते हैं, इस विशिष्ट व्याधि में गर्भधारणा के समान क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, गर्भाशय से संबंधित। तो ऐसे अगर आप ग्रुप करें तो आपको ध्यान आ जाएंगे अच्छी तरीके से। ये मेरा हेतु था, इसलिए मैंने उसको आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी दिखाया। तो ये सब स्थिति जो हुई वो शोणित गुल्म की हुई, और अज्ञानवश वो लोग जो है उसको गर्भिणी समझ बैठे हैं, और ऐसा चिकित्सक हमें नहीं बनना है, इसलिए शास्त्र अध्ययन बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो टीका है उसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे, अर्थात इतनी विस्तार से टीका है, उसको पूरी तरीके से आज हम देख नहीं पाएंगे, आगे जाते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था योनि मुखम इति गर्भाशय द्वारम। योनि मुख को क्या समझना है आपने, इंटरनल ऑस, गर्भाशय द्वार। स्तनयोः स्तन्यम इति रोग प्रभावात् एव बोद्धव्यम। तो ये स्तन्य प्रादुर्भाव जो होता है वो रोग का प्रभाव है, ये शोणित गुल्म रोग का प्रभाव है, कोई उसमें क्रियात्मक जैसे नॉर्मली प्राकृत रीत्या जैसे गर्भधारणा के बाद एक्चुअल कंसेप्शन के बाद जो ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन होता है उस प्रकार की प्रक्रिया नहीं है, अपितु वो रोग का प्रभाव है। आर्तव अवरोध लक्षणस्य व्याधेः अयं प्रभावो यत् स्तन्यम करोति दृष्टत्वात्। यानी वो जो थोड़े बहुत बूंदे जो है प्रेगनेंसी के जैसी वहां पे आती है, और वो रोग का प्रभाव है। तेन यद उच्यते स्त्रिया ही आपन्न सत्वायाः त्रिधा रसाः संपद्यते स्वशरीर पुष्टे स्तन्याय गर्भ अभिवृद्धये च। तो चरक शारीरसान 6 अध्याय का रेफरेंस यहाँ पे दिया है कि रस धातु जो है स्त्री का, उसके 3 भाग से वो यूटिलाइज होता है। एक स्व शरीर का पोषण करने के लिए, स्त्री के अपने शरीर के पोषण के लिए,
स्तन्य यानी ब्रेस्ट मिल्क के पोषण के लिए और गर्भ की अभिवृद्धि के लिए। इस वचन से क्या जानना है? गर्भ एव स्तन्यम भवति तन्निरस्तम मंतव्यम। ठीक है, यानी ऐसा नहीं जानना चाहिए। इस सूत्र से क्या पता चलता है कि केवल गर्भधारणा के वक्त ही स्तन्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा नहीं है। इति वचनात् गर्भ एव स्तन्यम भवति, गर्भधारणा से ही स्तन्य की उत्पत्ति होती है। तो इसको हमने थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश की। इस वचन के आधार पर जो लोग यह स्वीकार करते हैं कि गर्भ ही स्तन्य होता है, उसका निराकरण करते हैं, यानी गर्भ ही स्तन्य लाता है ऐसा बात नहीं है, तो अन्य किसी कारणों से भी स्तन्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एनीवे, इसीलिए हम जब भी किसी विशिष्ट विकार आता है तो स्तन्य से रिलेटेड हो, गर्भाशय से संबंधित हो, आर्तव संबंधित हो, तो रस धातु का हमने हमेशा उसके रसाग्नि की ओर हमने ध्यान देने की आवश्यकता होती है चिकित्सा के लिए। दौरुद शब्देन इह नारिया उच्च उच्च अवच भाव तृष्णा योगो दौरुद अभिधानो नैयाः। तो स्त्री की जो प्रबल इच्छा होती है वह दौरुद के माध्यम से व्यक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आचार्य क्षारपाणी इसके बारे में कुछ बताते हैं, उसका उल्लेख किया है। यदुक्तम क्षारपाणिना दौरुदिनी वा स्यात् नारी शोणित गुल्मिनी इति। लेक्चरला गेलेत सर, खाली आहेत, पहिल्या मजल्यावर लेक्चर घेतात, 1 तासभर लागेल। शोणित गुल्मिनी इति दौरुदिनी वा स्यात् नारी, सॉरी टू डिस्टर्ब, शोणित गुल्मिनी इति। इसका अर्थ ये हो जाता है क्षारपाणी का कोटेशन देते हुए हमें देखिए चक्रपाणी दत्त क्षारपाणी संहिता की जो है उसका रेफरेंस देते हैं। तो इससे क्या अर्थ लेना चाहिए? दौरुदिनी वा स्यात् नारी शोणित गुल्मिनी भवंती। तो दो हृदय के कारण दौरुद शब्द नहीं आया है, क्योंकि उसमें गर्भ हृदय का माता के हृदय से संबंध होता है नॉर्मल स्थिति में, प्राकृत स्थिति में, गर्भधारणा एक्चुअल जब होती है, अर्थात माता के हृदय का संबंध गर्भ के हृदय से होने के कारण गर्भ की विशेष इच्छा माता के ही द्वारा व्यक्त होती है, अतः गर्भिणी की विशेष इच्छा को जो गर्भ के कारण होती है उसे दौरुद कहा जाता है। ठीक है, ये जो शब्द दिए है मातृजम हृदयम, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। मातृजम ही अस्य हृदयम तदस्य मातृहृदयेन संबंधम भवति रसवाहिनीभिः संवाहिनीभिः तस्मात् तयोः अभिभक्तिः संपद्यते। तो रक्तज गुल्म में चेतना नहीं होती है, यह हमने ध्यान में रखना। इसलिए उसमें दौहृदय के होने वाला भाव जो है वो दौरुद का यहाँ ग्रहण नहीं है, लेकिन गर्भ की भ्रांति होने के कारण स्त्रियां अपने आप उनमें मानसिक भाव स्त्री में वह उत्पन्न हो जाता है और वह अपने आहार विहार के प्रति जो इच्छा उत्पन्न होती है, इस कारण से उसको दौरुद कहा गया है। ठीक है, और आगे वचनम ही यानी कहा भी है कि शंका विशेषेण उपहता। तो ये बहुत विषय चिकित्सा के बारे में अगत तंत्र में यह विषय आता है और वहां पे शंका विष होता है। शंका विष क्या है कि एक्चुअल विष प्रयोग नहीं होता, लेकिन कोई ऐसी घटना हो जाती है कि जिससे वह व्यक्ति मान बैठती है मुझ पे विष प्रयोग हुआ है और वैसे ही लक्षण उस व्यक्ति में वह होने लगते हैं। यानी मानस दोष जो उत्पन्न होता है उसका शरीर पे भी प्रभाव होता है और शरीर में भी वह लक्षण उत्पन्न होते हैं। कुर्वन्ति विष लक्षणम इति, यानी शंका विष जो है वह उत्पन्न होने के बाद, संशय उत्पन्न होने बाद, मन में एक बार ठान दिया मुझे सांप ने काटा है, तो शायद वो सांप का नहीं होगा, शायद आपको कोई कांटा चुभा होगा, लेकिन सांप ने काटा है ऐसा समझ के वो लक्षण उस व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं, उसको शंका विष कहा जाता है। मैंने एक उदाहरण दिया। ठीक है, तो अटालत्वम विस्तृतवम, तो योनि अटालत्वम यानी वह डायलेटेशन हो जाता है वजाइना का। योनि विस्तारेण च रोमराज्याः अपि विस्तरणम,
ठीक है, तो ये थोड़ा विस्तार हो जाएगा, इसलिए विस्तार भय से हम इसको स्किप करते हैं, आगे जाते हैं। तो पूर्व रूप, तो यह प्रकार के अनुसार न देते हुए पूर्व रूप जो है वो हमेशा इन जनरल बताए जाते हैं उस व्याधि का, क्योंकि प्रकार विशेष कब उत्पन्न होते हैं? पूर्व रूप जो है वह व्याधि का संचय अवस्था में उत्पन्न होते हैं पूर्व रूप, और प्रकोप अवस्था में वह जो है वह दोषानुसार लक्षण, विशेष लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए वह दोषों का स्वरूप जो है वो व्यवच्छेदक निदान के लिए, यानी अपने क्या बोले उसको, प्रकारों का विस्तार से वर्णन के लिए, या कौन सा वातज गुल्म है, या कफज है, या पित्तज है, वो जानने के लिए आपको दोष जो है वो अधिक जो है उसकी स्थिति आने की आवश्यकता होती। इसलिए पूर्व रूप में यानी प्रोडॉर्मल सिम्टम्स का विचार करते हुए हमने इन जनरल सामान्य रूप से ही करना चाहिए, वह प्रकार के अनुसार कभी नहीं हो। येषां तु खलु पंचानां गुल्मानां प्राग अभिनिवृत्तेः इमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति तद यथा अनन्नाभिलषणम्, अरोचक, अविपाकौ, अग्निवैषम्यं, विदाहो भुक्तस्य, पाककाले च अयुक्त्या छर्दी उद्गारौ, वातमूत्रपुरुषवेगानां च अप्रादुर्भावाः, प्रादुर्भूतानां च अप्रवृत्तिः, ईषत् आगमनं वा, वातशूल, आटोप, आंत्रकूजन, अपरिहर्षण, अतिवृत्तपुरुषता, अबुभुक्षा, दौर्बल्यम, संहितस्य च असहत्वम इति। तो ये सभी जो है वो पूर्व रूप विस्तार से यहाँ पे कथन किए गए हैं। तो विशेषतः हम उसको केवल ट्रांसलेशन की दृष्टि से अभी विचार करेंगे। अन्न के प्रति द्वेष, सबसे पहले अनन्नाभिलषणम, तो अवर्जन ऑफ फूड, वो आहार देखते ही उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेगा, इस पद्धति की अनन्नाभिलाषा, अन्न के प्रति द्वेष उस व्यक्ति को रहता है। अरुचि, तो एनोरेक्सिया, टेस्टलेस, अविपाक, पचन अच्छे से नहीं होता, अग्निवैषम्य, कभी अच्छी भूख लगती है कभी बिल्कुल नहीं लगती, किए हुए भोजन के विदाह का उत्पन्न होना, तो ये जो है विदाह भुक्त से, यानी खाते ही उसको हाइपर एसिडिटी हो जाती है। भोजन के पाकावस्था में उद्गार या वमन होना, पाक काले च अयुक्ता, यानी लगभग खाना खाने के बाद, अन्न का सेवन करने के बाद दूसरे घंटे में, यानी प्रथम अवस्था पाक होने के बाद दूसरे अवस्था पाक में उस व्यक्ति को छर्दी यानी वॉमिटिंग, या उद्गार यानी बेल्चिंग, या जिसको डकार भी कहते हैं, वो उत्पन्न होते हैं। मराठीत आपण त्याला ढेकर म्हणतो। वात मूत्र पुरुष यांचे जे काही नैसर्गिक क्रिया है, वो वातमूत्र पुरुष के वेग यानी नैसर्गिक प्रक्रिया ठीक से नहीं होती। प्रादुर्भूत वेगों का उदीरण न होना अथवा अल्प निकलना, यानी जो भी नैसर्गिक वेग उत्पन्न होते हैं, आपको पता है वो वेग जो है वो नैसर्गिक रीत्या उत्पन्न नहीं होते, या ठीक से उत्पन्न नहीं होते, कम मात्रा में उत्पन्न होते। जैसे तृष्णा कम लगेगी, ठीक है, मूत्र वेग ठीक से बाहर मूत्र प्रवृत्ति नहीं होगी, अल्प प्रमाण से होगी या रुक रुक के होगी, इस प्रकार से। वात के कारण, वात मूत्र पुरुष वेगा ना, तो वो हमने देख लिया। वात शूल आटोप अंतर, तो वात के कारण शूल यानी वेदना, आटोप यानी डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, आंत्रकूजन, रोमांच, अतिपुरुषता यानी ज्यादा मात्रा में पुरुष प्रवृत्ति होना, ये सब लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। तो ये सब जो है अबुभुक्षा यानी बिल्कुल उस व्यक्ति को भोजन करने में इच्छा न होना, दौर्बल्यम दुर्बलता आ जाती है। तो इस पद्धति से संहितस्य च असहत्वम, यानी अपना तृप्ति हो जाए इतना वह व्यक्ति भोजन नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस पद्धति से इन लक्षणों को हमने समझना चाहिए। चक्रपाणि दत्त इस पे थोड़ी अल्प टीका करते हैं, क्योंकि स्वयं स्पष्ट श्लोक है। तद्यत तद यथा इत्यादि ना पूर्व रूपाणि आह, तो ये जो श्लोक है वो पूर्व रूप के बारे में है। अयुक्ता इति छर्दी उद्गार कारणम अंतरेण व्याधि प्रभावात एव इति अर्थाः। तो चक्रपाणि दत्त यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि ये अयुक्तेति, ये जो श्लोक आया है, पाक काले च अयुक्त,
तो अयुक्ति छर्दी उद्गार इस श्लोक के बारे में या शब्द के बारे में लिखते हैं, छर्दी एवं उद्गार के हेतु के बिना भी यह उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है? तो व्याधि प्रभावात, ये व्याधि विशिष्ट ऐसा पूर्व रूप है। तो कारण न घटते हुए भी उस व्यक्ति को छर्दी और उद्गार आते हैं पाक काल में, यानी द्वितीय अवस्था पाक में। ठीक है, तो यह आपने जाने। आगे है अतिवृत्त पुरुषता उदावरता। तो ये अतिवृत्त पुरुषता जो है उससे उदावर्त समझना चाहिए। ये जो शब्द तो शब्द से हमने क्या लिया कि पुरुष जो है वो पुरुष मल अति मात्रा में निकलता है, तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है। चक्रपाणि दत्त हमें समझाते हैं अतिवृत्त पुरुषता जो है उसका अर्थ उदावर्त व्याधि या उदावर्त लक्षण हमने जानना चाहिए। ठीक है, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं, पांचों गुल्मों के यही पूर्व रूप रहते हैं। तो 16वें श्लोक में साध्या साध्यता यानी प्रोग्नोसिस, ठीक है, यानी वो डिसीज जो है वो क्योरेबल है इनक्योरेबल है, इस पद्धति से यह श्लोक है। साध्या साध्यता प्रोग्नोसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुल्मा इज डिस्क्राइब। सर्वेषु अपि खलु एतेषु गुल्मेषु न कश्चित् वातादृते संभवन्ति गुल्माः संभवति गुल्माः, यानी केवल वात दोष के वजह से ही गुल्म होता है, वात के बिना गुल्म संभव नहीं है। तेषां सान्निपातिकम असाध्यत्वम ज्ञात्वा न एव उपक्रमेत, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि सान्निपातिक जो गुल्म है उसको असाध्य समझे। यानी 5 प्रकार में सान्निपातिक यानी निश्चय गुल्म ऐसा शब्द प्रयोग किया है चरकाचार्य जी ने, वो अति गंभीरता या साध्यता बताने के लिए ही किया है। उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, न एव उपक्रमेत, क्योंकि वह असाध्य है। आगे बताते हैं एक दोषजे तु यथा स्वम आरंभम प्रणयेत। एक दोषज जो गुल्म है केवल वात से होने वाला, केवल पित्त से होने वाला, ऐसा गुल्म जो है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। संसृष्टास्तु साधारणेन कर्मेण उपचरेत। संसृष्ट यानी द्विदोषज मिले हुए दोषों की साधारण चिकित्सा करनी चाहिए, यानी वात पित्तज ऐसा द्विदोषज गुल्म है और उसमें वात अधिक्य है तो वात को पहले एड्रेस करे, फिर पित्त को पित्त की चिकित्सा करे। इस प्रकार ये जो है वो साधारण कर्म जो है उस दोष के उसके अनुसार चिकित्सा करे। आगे बताया है यच्च यच्च च यद अपि अविरुद्धम मन्ये तद अपि अवचारयेत विभज्य गुरु लाघव उपद्रवानाम, यानी जो दूसरे और भी जो अविरुद्ध उपक्रम है उन उपद्रव को गुरुता लघुता का विचार करते हुए चिकित्सा करे। अगर गुरु उपद्रव है गुरुन उपद्रवान त्वरम, ठीक है, त्वरमानम, इस पद्धति से त्वरमानाः चिकित्सेत जघन जघन जघन्यम इतरा। ठीक है, तो अगर गुरु यानी गंभीर सीरियस ऐसा कोई उपद्रव है तो गुरु उपद्रव की पहले चिकित्सा शीघ्रता से करे और उसके बाद फिर लघु लक्षण या लघु उपद्रव की चिकित्सा करे। त्वरमानस्तु विशेषम अनुलभमानो गुल्मेषु आत्यायिके कर्मणि वात चिकित्सम प्रणयेत। तो चिकित्सा की शीघ्रता में यदि गुल्म के भेदों का ज्ञान हम न कर पाए तो आत्तिक स्थिति में वातनाशक ही चिकित्सा से प्रारंभ करें। यानी हमें समझ में नहीं आ रहा है ये द्विदोषज है केवल वातज है केवल एक दोषज है, तो वात दोष की चिकित्सा से हमने शुरुआत करनी चाहिए। देखिए कितने सिंप्लीफाइड चरकाचार्य हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बताते हैं। वह स्पष्ट रूपतया यहाँ पे लिखते हैं स्नेह स्वेदौ वातहरौ स्नेह उपसंहितम च मृदु विरेचनम बस्तिश्च। पहले शोधन उपक्रम बताते हैं, स्नेहन स्वेदन स्नेह युक्त विरेचन बस्ती इनका प्रयोग करना चाहिए और उन प्रक्रियाओं के लिए कौन से औषधि वनस्पतियों का उपयोग करना चाहिए। प्रायः अम्ल लवण मधुरांश रसान युक्त्या अवचारयेत, अम्ल लवण मधुर रसों का युक्ति पूर्वक उपयोग करना चाहिए। मारुते ही उपशांते स्वल्पेन अपि प्रयत्नेन शक्यो अन्योपि दोषो नियंतुम गुल्मेषु इति। ठीक है, हमें डायग्नोसिस नहीं हो रहा है वात प्रधान है पित्त प्रधान है कफ प्रधान है, तो हमने समझना चाहिए इस व्याधि की योनि जो है मेन विशेषण ऑफ दोषा विटिएटेड दोषा जो है वो वात दोष है और इसके लिए वायु को प्रशमित
करने के लिए गुल्म के अन्य दोषों पर अपने आप अल्प प्रयत्न से भी नियंत्रण आ जाता है। इसलिए वात चिकित्सा जो है वो इसमें अत्यावश्यक है। वात चिकित्सा से आप प्रारंभ कर लें। तो यही हमें चक्रपाणि दत्त इन डिटेल समझाते हैं। थोड़ा और किसी विषयों पे, अन्य विषयों पे भी हमें प्रकाश डालना है, उसको थोड़ा सा विस्तार से हमने देखना है, इसलिए आगे हम जाते हैं। तो देखिए, भवती छात्र गुल्मी नाम वशो विधिवत अचरितव्या मारुते ही अवजिते अन्यम उदीर्णम दोषम अल्पम अपि कर्म निहन्यात्। तो ये 17वें श्लोक में ही उन्होंने फिर से एक भवती छात्र करके चिकित्सा सूत्र को हमको समझा दिया कि केवल वात की चिकित्सा करते ही गुल्म में वात की शांति के लिए सभी प्रकार के उपायों को प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वात की शांति होने पर अल्प प्रयत्न से दूसरे उदीर्ण दोषों के जो है वो अपने आप शांत हो जाते हैं। आपको पता है, पित्त पंगु कफ पंगु पल पंगो मल धातवाः वायुना यत्र नियंति तत्र गच्छन्ति मेघवत्। तो वायु को दामाद की भांति ट्रीट करना चाहिए। वात दोष का आपने प्रशमन कर लिया तो अल्प उपाय से अन्य दोष जो है वो अगर प्रकोपित भी है तो उनको जीतना सहज संभव हो जाता है। ठीक है, तो यही है। तो पित्त कफ रक्त जो है इनको हम दूसरा क्रम दे चिकित्सा के लिए चलेगा, वात की चिकित्सा सर्वप्रथम करनी चाहिए। ये डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की। तो ये जो है तत्र श्लोकाः, ये जो है उपसंहारात्मक श्लोक है। संख्या निमित्तम पूर्व रूपाणि रूपम पूर्व रूपम अथापि च द्विष्टम निदाने गुल्मानाम एकदेशाः च कर्मणाम। तो यहाँ पे स्पष्ट रूपतया गुल्म निदान के प्रकरणों में पहले सबसे पहले गुल्मों की संख्या यानी 5 प्रकार के होते हैं। हेतु वो प्रकारवश या प्रकार के अनुसार स्वतंत्र वर्णन किए हैं, लक्षण भी प्रकार के अनुसार वर्णन किए हैं, पूर्व रूप सामान्य रूप से वर्णन किए हैं, तथा एक देशज कर्मों का निर्देश किया गया है। एक देशज कर्म का अर्थ बताते हैं संग्रहे एक देशः च कर्माणाम इति चिकित्सितानाम। तो चक्रपाणि दत्त बताते हैं एक देशज कर्म का अभिप्राय या अर्थ क्या है, चिकित्सा, वह भी सूत्र रूप में, चिकित्सा सूत्र के रूप में वात को प्राधान्य दे, उसकी चिकित्सा किस पद्धति से करें। ठीक है, तो द्विदोषज भी साध्य है, कष्ट साध्य होगा लेकिन है वो, एक दोषज बिल्कुल साध्य है। इस रूप से वह हमें गुल्म निदान जो है अच्छे से समझाते हैं। आगे जो है वो इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते निदान स्थाने गुल्म निदानम नाम तृतीयोध्यायः और इति श्री चक्रपाणि दत्त विरचितायां चरक तात्पर्य टीकायां आयुर्वेद दीपिकायां निदान स्थाने गुल्म निदानम नाम तृतीयोध्याय। तो ये अध्याय जो है वो समाप्ति के श्लोक है। आगे मुझे कुछ और चीजें आपको बतानी है। तो इनमें सबसे पहले जो गुल्म के स्थान बताए हैं, देखिए वो हृदय, नाभि, बस्ती और 2 पार्श्व। तो चरक चिकित्सा स्थान 5वें अध्याय में भी इनका उल्लेख किया है। ठीक है, क्योंकि ये स्थान जो है वो कोष्ठ में यानी एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ पे है, या उरस स्थान जो है वो भी कोष्ठ है, उसके दृष्टि से अगर समझें तो आपको ये चार्ट ध्यान में रखे तो आसानी हो। तो बस्ती, नाभि, हृदय और 2 पार्श्व, ये ध्यान में रखें। तो बस्ती यानी क्या है, तो यूरिनरी ब्लैडर एंड लोअर एब्डोमेन के होना चाहिए। मेनली ये वात दोष या वात प्रधान गुल्म जो है वहां पे हो सकता है। नाभि यानी पैरा अम्बिलिकल रीजन, यानी नाभि के इर्द गिर्द जो प्रदेश है वो, तो इसमें पित्त गुल्म जो है वो वहां होने के स्थान में ज्यादा संभावना है। हृदय यानी कार्डियक रीजन और फंडस ऑफ स्टमक यानी ऊपरी भाग जो है हृदय से सटा हुआ। ठीक है, तो ये कफ प्रधान गुल्म वहां होने की संभावना अधिक होती है। अभी ये 2 पार्श्व जो है लेफ्ट लैटरल और राइट लैटरल, ये बस्ती पार्श्व, नाभि पार्श्व और हृदय पार्श्व, ऐसा भी उसका अर्थ हो सकता है। यानी यूरिनरी ब्लैडर के बाजू में या नाभि के बाजू में या हृदय के बाजू में, ऐसे। ठीक है, तो इसको कैसे समझे, बस्ती पार्श्व तो वात रक्त का वहां पे इन्वॉल्वमेंट है, नाभि पार्श्व से हम लें वहां पे वात पित्त का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और हृदय पार्श्व में अगर स्थिति है गुल्म की तो वहां पे 3 दोष और रक्त, इन चारों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो ये बहुत
स्पष्ट है, आगे वह हम स्लाइड देखने वाले हैं कि यहाँ पे केवल दोषों का उल्लेख किया है, धातुओं की विकृति इस संप्राप्ति में क्लियरली ग्रंथकारों ने नहीं बताई। ये केवल दोषज इस पद्धति से उनको बताया गया है। तो वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज गुल्म, शोणितज गुल्म, ठीक है, कफज को श्लेष्मज कहेंगे या श्लेष्म गुल्म, सन्निपातिक या इंचय, यकृत गुल्म, देन अस्ठिला गुल्म, प्लीहा गुल्म, चंद्र विवर्धक गुल्म, ग्रंथि गुल्म, यहाँ से आगे जो है यकृत गुल्म, अस्ठिला गुल्म, ये जो है क्लिनिकली कहाँ कहाँ आए हुए उल्लेख समराइज किए। तो इस स्लाइड को जस्ट आप एज ए कंपैरिजन आपके पास स्क्रीनशॉट करके सेव करें और बाद में इसको कनेक्ट करें। तो संप्राप्ति घटक यानी मेन निदान में क्या है कि संप्राप्ति किस पद्धति से होते, तो दुर्बल अग्नि या डिमिनिश अग्नि जो है ये मुख्य कारण है, अग्नि मांद्य। और गुल्म जो है वो निराश्रय बताया है, यानी इसमें धातु की इन्वॉल्वमेंट संप्राप्ति में दोष दूसरे समूर्छना के लिए नहीं है। और आगे अष्टांग हृदयकार और अष्टांग संग्रहकार वाग्भट भी रक्त धातु की इन्वॉल्वमेंट दोषज गुल्मों में बताते हैं, लेकिन वहां पे भी वो मुख्य जो रोल है वो दोषों का ही है ऐसा बताते हैं। तो ये जो संदर्भ हमने अभी 2 स्लाइड्स लिए हैं आगे के, वह काय चिकित्सा की जो RS सिंह और PS बैडगी सर का बुक है वहां से लिए है। दोष क्या है, वात प्रधान है, लेकिन अन्य दोष भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, खास करके निचय गुल्म में तो तीनों दोष दूषित होते हैं। दूष्य क्या है, निराश्रय, यानी कोई भी रस रक्तादि धातु दूषित इसमें नहीं रहता। अधिष्ठान यानी व्याधि का स्थान कहाँ कहाँ पे व्यक्त हो सकता है, तो ये जो 5 स्थान हमने अभी देखे वही स्थान हृदय, नाभि, बस्ती और पार्श्व, ठीक है। तो आमाशय पक्वाशय हमें समझ में आई। अग्नि, जाठराग्नि और धातुअग्नि दोनों की विकृति होती है। अग्नि दुष्टि, विषमाग्नि और मंदाग्नि ऐसे अग्नि का स्वरूप रहता है। अन्न वह और पुरुष स्रोत प्रभावित होते हैं। और किस पद्धति की स्रोत दुष्टि होती है, तो संग यानी ऑब्स्ट्रक्शन, विमार्ग गमन और अति प्रवृत्ति, इन तीनों के द्वारा, ठीक है। तो इस पद्धति से और संचार स्थान यानी यह व्याधि कहाँ कहाँ व्यक्त होती है, तो महास्रोत यानी संपूर्ण GI ट्रैक्ट। तो देखिए व्यक्तता स्थान हमने पहले ही देखा, उद्भव स्थान आमाशयत्व और पक्वाशयत्व है, क्योंकि इसका महास्रोत यही उद्भव स्थान है संपूर्ण, हमने इस अध्याय के पूर्व में ही देखा है। प्रभाव क्या है, तो एक दोषज साध्य होते हैं और त्रिदोषज असाध्य है, और द्विदोषज को भी साध्य जैसा ही ट्रीट करना चाहिए, यानी संसर्गज प्रकार जो है उसको 5 प्रकार मुख्यतः बताते हैं। अष्टांग हृदय जैसा मैंने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया, तो अष्टांग हृदयकार जो है उसको 2 और प्रकार बताते हैं, आभ्यंतर गुल्म और बाह्य गुल्म, इस पद्धति से। तो गुल्मे अंतर आश्रय बस्ती कुक्षी हृदय प्लिहो वेदना अग्निवर्ण बल भ्रंशो वेगानाम च प्रवर्तनम, ये आभ्यंतर गुल्म के लक्षण हुए बताए हैं अष्टांग हृदय निदान स्थान 11वां अध्याय। और बाह्य के लिए अभी आप बोलेंगे चरक संहिता सिखा रहे हैं और अभ्यंतर बाह्य गुल्म क्यों, आपको व्याधि का समुच्चय ज्ञान के लिए अन्य जगह से आप रेफरेंसेस ले सकते हो, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। तो ठीक है, संप्राप्ति विशेषतः क्या होता है, यहाँ पे गुल्म जो है वो व्याधि, उपद्रव और उपद्रव इंटरमीडिएटेड फेनोमेना, ये आप टेबल देखें तो इन पद्धति से हमें ग्रंथों में दिखाई देता है। तो व्याधि जो है मूलतः सुश्रुत ने इसका वर्णन किया है, चरक संहिताकार व्याधि और उपद्रव दोनों के स्वरूप में इसका वर्णन करते हैं, और वाग्भटाचार्य केवल उपद्रव के स्वरूप में वर्णन करते हैं, ठीक है। तो इस चार्ट को भी आप थोड़ा कंपैरेटिवली देखिए। तो अंशांश कल्पना यानी वात दोष विकृत है, पित्त दोष विकृत है, कफ दोष विकृत है, इतना कहने से अभी नहीं चलेगा। अब संहिताओं का अध्ययन आप कर रहे हैं तो किन गुणों से वात विकृत होता है, पित्त किन गुणों से विकृत होता है, या किन गुणों की पित्त की विकृति होती है उस व्याधि में, ये हमने जानना आवश्यक है। इसलिए अंशांश कल्पना की ये स्लाइड आपके सामने रखी है। तो विशेषतः वात के रूक्ष गुण वात गुल्म में विकृत होता है। पित्त का विशेषतः उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष और तीक्ष्ण, ये जो गुण है वह विकृत हो जाते हैं। आप बोलोगे कि रूक्ष कहाँ से आया, स्निग्धता जब कम हो जाती है पित्त की तो रूक्षता आ जाएगी। इसलिए कफ दोष के विशेषता गुरु और स्थिर, ये 2 गुण विकृत होते हैं और वह हमें श्लेष्म गुल्म में दिखाई भी देते हैं।
तो रक्तज गुल्म और प्रेगनेंसी या गर्भधारणा, ये हमेशा समराइज या भेद भी आपको पूछा जा सकता है, तो इस स्लाइड को भी आप ध्यान में रखें तो आसानी होगी भेद लिखने के लिए। तो रक्तज गुल्म के में क्या है, स्लाइट मूवमेंट में भी प्रेजेंट इन लैटर स्टेज, इनिशियल स्टेज में नहीं होता, लेकिन सम मूवमेंट्स आर देयर इन प्रेगनेंसी थ्रू आउट ऑल ट्राइमेस्टर, मीन्स 9 महीने या गर्भ बाहर आने तक कुछ ना कुछ हलचल होती ही है, और इसमें बिल्कुल कम होती है, और वो भी गंभीर अवस्था में या व्याधि पुरानी होने के बाद रक्तज गुल्म। आगे है साइज के बारे में है, तो रक्तज गुल्म में भी प्रोग्रेसिव साइज इंक्रीज रहता है, और लेकिन वो एक ही स्थान में रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रेसिव चेंज इन साइज, सब और से कुक्षी जो है, गर्भाशय जो है वो बढ़ता है, विवृद्ध होता है। रक्तज गुल्म में तीसरा डिफरेंशिएट इन दोनों में देखेंगे, इट मे बी एसोसिएटेड विथ फीवर कफ पेन, ये अदर सिम्टम्स रक्तज गुल्म में होते हैं या हो सकते हैं, शुरुआत में नहीं होंगे लेकिन गंभीर अवस्था आ जाएगी तब होंगे। लेकिन प्रेगनेंसी में या गर्भधारणा में अदर कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ प्रेगनेंसी आर देयर एंड इंक्लूडिंग द बॉडी चेंजेस, या शरीर में अन्य भी जो है, स्तन्य की पुष्टि होना, गर्भ की विवृद्धि होना, या रोमराजी इत्यादि जो लक्षण है वह उसमें आ जाते हैं। तो व्यवच्छेदक निदान, यानी हमने देखा कि पूर्व रूप में व्याधि के हमें डिटेल्स ध्यान में नहीं आते, लेकिन रूप व्यक्त होने के बाद वो वातज है, पित्तज है, श्लेष्मज है, सन्निपातज या निश्चय है, रक्तज या शोणितज है, इसको जानने के लिए कौन सा गुल्म का प्रकार है उसको व्यवच्छेदक निदान कहेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस या शॉर्ट में डीडी भी कहते हैं। तो ये जो है हमने अभी देखा कि वातज गुल्म जो है उद्भव स्थान महास्रोत, संपूर्ण जीआई ट्रैक, पित्तज विशेषता आमाशय में, कफज भी आमाशय में, और रक्तज जो है वो गर्भाशय में। तो इस स्लाइड को भी आप तुलनात्मक दृष्टिया अगर ध्यान में रखें तो ठीक रहेगा। तो ये समराइजेशन है जो हमने अभी तक देखा है उसी का, इसलिए उसको दोबारा नहीं दोहराएंगे। धन्यवाद। आपके अगर कुछ प्रश्न है तो उसको जरूर पूछें। थैंक यू। This conference will now be recorded. गलती से होगा भाई।